तो जैसे अगर हम बात करें नवंबर 17 1913 की, जो मानगढ़ मैसेकर जो हुए, गोविंद गुरु जो थे आपके, इतने बड़े लीडर हुए जिन्होंने इतने सारे वहाँ पे अच्छे काम भी करे आपकी सोसाइटी में, और उन्होंने भील राज की बात करी। और अब आप कह रहे हो भील प्रदेश, और हम आप उसका रीज़न देते हो कि हमारा कल्चरल आइडेंटिटी या एथनिक आइडेंटिटी के बेस पे ये होना चाहिए, जैसे लद्दाख के साथ हुआ या फिर उत्तराखंड के साथ हुआ। अगर हम बाहर विदेश में बात करें तो चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, वहाँ पे ये हुआ। तो आपको नहीं लगता कि एथनिक नेशनलिज्म जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है कई बार? उसके बिहाफ पे अगर आप ऐसे स्टेट्स बनाने लगे या थियोलॉजिकल स्टेट्स बनाने लगे धर्म के हिसाब से, तो फिर तो चीज़ें गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, हर रोज़ कोई ना कोई उठ खड़ा होएगा। देखो, हम तो अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो अलग स्टेट मान रहे हैं और मान के लूट रहे हैं आपको। हम तो अलग स्टेट, हम तो अलग बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के कुछ लीडर अलग स्टेट मान रहे हैं और मान के लूट रहे हैं। आसान भाषा में बताइए थोड़ा सा। उसको आसान भाषा में ये कहें कि कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, अभी भाजपा की सरकार है, उदयपुर संभाग को अलग स्टेट कुछ लोग मानते हैं लीडर, और वहां का मुख्यमंत्री मानते हैं अपने आप को, और मुख्यमंत्री मान के वहां के जितने जो मिनरल से वहां की जो संपत्तियां उनको लूटने का काम, पूरा शासन प्रशासन चलाने का काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार में भी राजस्थान का, दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान को अलग से राज्य मान के मुख्यमंत्री बन के बैठे रहते हैं। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी हो, राजस्थान की पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि दक्षिणी राजस्थान अलग राज्य है। बीजेपी आती तब कहते हैं कि वहां का मुख्यमंत्री ये है, कांग्रेस आती तब कहते हैं कि वहां का मुख्यमंत्री ये है। आपको जयपुर में बैठे हुए पूर्व गहलोत साहब को या अभी भजनलाल जी से मिलने की जरूरत नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री से मिलो। ये प्रचलन में है और लूटने का काम कर रहे हैं। हमने अलग राज्य की जो मांग कर रहे हैं, ये राज्य अलग मांग क्यों जरूरत पड़ रही है आज, आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्यों जरूरत पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है, आप इसको समझना पड़ेगा। हम किसी चीज का सीधा विरोध करते हैं, कई लोग बिना सोचे समझे सीधा विरोध पे। आप सब ये सोचो कि ट्राइबल अलग स्टेट क्यों मांग रहा है। हम आप रिसर्च करो कि एजुकेशन साक्षरता की बात करें, राजस्थान में सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका कौन सा है? आप वाला ही है। हम कुपोषण, अति कुपोषण की बात करेंगे, सबसे पिछड़ा अति कुपोषित इलाका कौन सा है? हम अगर बात करेंगे कि बेरोजगारी की बात करेंगे, सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है? हम अगर बात करेंगे व्यक्तिगत आय, जो इनकम की बात करेंगे, सबसे व्यक्तिगत इनकम कम किस इलाके में? वही इलाका। मध्य प्रदेश का झाबुआ अलीराजपुर, गुजरात का दाहोद, साबरकांठा बनासकांठा, महाराष्ट्र का नंदुरबार नासिक। जो बिल स्टेट की डिमांड चल रही है चारों राज्यों को मिला के, वही इलाका चारों राज्यों का सबसे पिछड़ा इलाका है। अब इस बात को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज की परिप्रेक्ष्य में ये बात बताई मैंने। पूर्व इतिहास की बात करें तो पूर्व इतिहास में 1913 में अंग्रेजी शासन काल से भील राज्य बनाने की मांग चली अलग से, भील राज। और 1919 के आसपास अंग्रेजों ने अलग से एक नक्शा भी बनाया। 1871 का भी एक नक्शा, जेम्स टोड की किसी किताब में इसको है कि अलग बिलिस्तान के नाम से एक नक्शा भी दिया गया है। बिलिस्तान के नाम से अलग एरिया भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, और इसीलिए शेड्यूल 5 इलाका वो टेरिटरी दिया है। पांचों राज्यों का शेड्यूल 5 इलाका वो वही इलाका है। आज उसकी लड़ाई गोविंद गुरु महाराज ने भी लड़ी। दिलीप सिंह जी भूरिया मध्य प्रदेश के बड़े लीडर थे, पहले कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा के लीडर रहे, मंत्री भी रहे वो। उन्होंने भी बिल प्रदेश की बात मांग की। सोमजी भाई डामोर गुजरात में 7 या 8 बार के सांसद हैं, मोदी जी से भी सीनियर लीडर रहे हैं वो वहां के भाजपा के। उन्होंने बिल प्रदेश की अलग से मांग की। हमारे राजस्थान के नंदलाल जी मीणा ट्राइबल मिनिस्टर रहे, और अभी हमारे जो हेमंत जी हैं उनके पिताजी हैं, उन्होंने उन्होंने ये तक बोला था कि मैं सरकार में गिरवी नहीं हूं, बिल प्रदेश की मांग करूंगा, अगर उस मांग के लिए मेरा मंत्री पद भी छीन ले तो मुझे कोई परवाह नहीं। तो ये आज हमको कह रहे हैं कि अलग बिल प्रदेश की मांग करने वाले गलत है। तो हमारे से पहले 1913 से लगा के आज तक कई लीडरों ने मांग करी है, तो इसको सरकार
इसका और संज्ञान वो लीडर्स कई बार अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए भी तो मांग करते हैं, ऐसा उनका नहीं कोई है। कॉन्क्रीट प्लान थोड़ी ना होता है उस एक चीज ये को सिरे कि चढ़ाने ये का। जो बिल प्रदेश की जो मांग करने वाले जितने लीडर थे उन सबकी राजनीतिक हत्या करने का काम किया है, भले वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो। दोनों पार्टियों ने अधिकतर जितना जो बिलों की स्वायत्तता के लिए बात किया, बिलों के उद्धार के लिए बात किया, उन सबको राजनीतिक हत्या करने का काम किया। आपने तो मैप भी जारी कर दिया था बिल प्रदेश हाँ का। बिल्कुल, पहले से है इसका पहले से है, मैप है इसका। किसी ने एक दो नेताओं ने कहा था कि भाई ये तो एंटी नेशनल चीज है, इनको तो अंदर डालो। और एक हाँ ठीक है, वो कह सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। हाँ भारत देश की अभी जेल में आइडेंटिटी, रहे हो आप कभी? भारत देश की पहचान बन गई है अभी हाँ कि जो सच्चा बात करेगा, संविधान की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, वो सभी देशद्रोही। आज पहचान बन के आप देख सकते हो लद्दाख में क्या हुआ। जिस आदमी ने फौज के लिए एक अच्छी खोज की, जिस आदमी ने विश्व लेवल पे इंडिया का नाम रोशन किया, क्या स्थिति बनी हुई है, कहाँ है वो? जोधपुर में। तो हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन इस डर से हम चुप नहीं रह सकते हैं। इस डर से हम चुप, अलग राज्य की, ये क्या कह रहे हैं, जाति के आधार पर राज्य की मांग कर रहे हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, इन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आप जाति के नाम पर या समुदाय के नाम पे राज्य की बात हो रही है तो आप कह रहे हो कि गलत मांगे, तो आप धर्म के नाम पे देश की मांग कैसे कर रहे हो? अब आप कह रहे हो हिंदू राज्य बनाएंगे और हम के लिए बिल प्रदेश बनाना है, तो हमारी मांग तो गलत होगी, और तुम कह रहे हो हिंदू राज्य की, तो वो सही होगी? दोनों ही गलत है। तो वो करे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम करे तो गलत है। वो करे तो देश प्रेमी, हम करे तो देश विरोधी। तो इस आज ये हकीकत है कि आदिवासी इलाके की हालत बहुत भयंकर है। हर किसी ने लूटने का साधन बनाया है उस क्षेत्र को, और इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी उस क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ी हुई है। पर आपको नहीं लगता कि ये जब ये प्लान बनते हैं स्टेट बनने के और ये सारे के सारे, तो इसमें जनरेशन की जनरेशन लग जाती हैं? क्या पता आपकी जनरेशन के बाद अगली पीढ़ी हो तब तक ये सारी चीज़ हो जाए। रादर देन आप उस चीज़ को फोकस कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप भील और जो समुदाय है आदिवासी, उनके एजुकेशन पे, उनके हाउस होल्ड्स पे, उनको और ज़्यादा उत्थान करने के, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। सरकार एजुकेशन की बात करें, ट्राइबल इलाके में हायर एजुकेशन में 80% पद खाली हैं। प्राइमरी अपर प्राइमरी एजुकेशन में 80% पद खाली है टीचरों के। 200 बच्चों पे 150 बच्चों पे एक टीचर लगा हुआ है, और अभी उनको भी तो कुत्ते की रखवाली के लिए आदेश दे दिया। कैसे एजुकेशन मिलेगा? सरकार का उद्देश्य है साक्षर बनाना, सिर्फ डिग्री देना। कर दिया कि 8वीं तक कोई फेल नहीं करेगा, क्वालिटी वाला एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। अभी सिर्फ डिग्री दी जा रही है कि हाँ ये 10वीं पास 12वीं पास। और ट्राइबल इलाके के अंदर सारी स्कूलों की हालत खराब है। स्कूलों टेंट के नीचे चल रही है और कह रहे हैं हम अमृत भारत बनाने जा रहे हैं। टेंट के नीचे आज आदिवासी इलाके में आज मतलब 50% स्कूलों में भवन नहीं है। कोई मीडिया भी इसको कवर नहीं करेगा। मीडिया जो चमकेदार चीज है, धर्म वाली चीज है, आपस में टकराव वाली चीज है, इन चीजों को हाईलाइट करेगा, लेकिन नेचुरल जो ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है, ट्राइबल इलाके में क्या हालत है, ट्राइबल इलाके में किसी छोटे मोटे कोई लड़ाई हो गई है, किसी ने किसी को पत्थर मार दिया, तो वो मीडिया बड़ा हाईलाइट करेगा। लेकिन 500 बच्चे किसी स्कूल में एडमिशन है, वहां पर 5 टीचर नहीं है, वो मीडिया हाईलाइट नहीं करता है। तो ये है बहुत सारी चीजें। आज दिल्ली और जयपुर के अंदर उस इलाके की नेगेटिव चीजें को परोसा जाता है। अच्छा। तो यहाँ के ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर है, यहाँ के मीडिया को वही चीज मिलती है, यार ऐसा होगा ऐसा होगा। वहां एक्चुअली समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में आज नक्सलाइट, आपने झारखंड छत्तीसगढ़ का नाम लिया, 14 साल की बच्ची, सीआरपीएफ के जवान उसको हथियार पकड़ा के सरेंडर करवा रहे। तो क्या पैदा होने से पहले ही नक्सली बन गई थी वो? क्या जिसपे शायद 1.5 लाख का 13 लाख का कुछ इनाम रखा था। 14 साल की बच्ची जिसको सोच समझ भी विकसित नहीं हो पाती है, उस बच्ची को नक्सली और इनामी नक्सली घोषित किया हुआ था, ये बताते हैं। तो क्या पैदा होने से पहले नक्सली बन के पैदा हुई थी? क्या हथियार लेके पैदा हुई थी? हाँ, ये भी है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि इसकी क्या मजबूरी थी। जिस उम्र में वो खेलने की आदत थी, खेलने का काम था, पढ़ने का काम था, उस समय हथियार क्यों उठाए, इस पे कोई बात नहीं करेगा। हिडमा वाला हुआ, ठीक है, उसने हथियार उठाया, सरकार के खिलाफ कुछ चीजें की, तो उसकी आवाज उठाने का अधिकार था। तरीका हो सकता है गलत है, लेकिन वो तरीका अपनाया क्यों? आज उस व्यक्ति का घर नहीं है, 4 दीवारें मकान का नहीं है,
हिडमा की 4 दीवारें नहीं है, उसकी माँ दर दर की ठोकरें खाती थी, परिवार दर दर का ठोकरें खा रहा था। उस आदमी ने अपने जीवन काल में 1 रुपया नहीं कमाया, घर की 4 दीवारें नहीं बना पाया, और आज इसको हम कह रहे ये करके गोली मार दी। ठीक है, चलो गोली मार दी, लेकिन वो गया कि उसने हथियार पकड़ा क्यों? इस पे कोई नहीं जा रहा है। आज चल रहा है छत्तीसगढ़ में अंदर कि जो हिडमा जब तक था तब तक अडानी कंपनियों को लीज नहीं दे रखा था, लीज दिया तो भी जाओ कब्जा नहीं कर रहे थे। हिडमान ये लोग मर गए, इसके बाद फौज की बलबूते पे जाके पूरा कब्जा करके जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। क्या बन रहा है? देश का ट्रेड क्या बन रहा है? छोटे छोटे बच्चे 18 साल 16 साल का बच्चे को, कई अभी जितने जो नक्सलाइट के नाम से मारे, अधिकतर 20 साल 18 मतलब 25 साल के अंदर वाले। आज 20 साल का बच्चा परिपक्व नहीं हो पाता है, उसने हथियार क्यों उठाया है? हथियार देने वाले कौन है उस पर किसी ने पता नहीं किया। आज चाइना की आधुनिक हथियार आए उनके पास, कहां से? क्या छत्तीसगढ़ का आदिवासी चाइना जाके लाया क्या? उनको कौन सप्लाई कर रहा था? इस पे खोज नहीं होगा। नक्सलाइट का भी देखा, इसकी हम हिस्ट्री में जाएंगे। सलमा जुड़ुओ का अभियान चला था शायद 2005 के आसपास। उस समय बताते हैं कि 90,000 के आसपास आदिवासी मारे नक्सलाइट के नाम पे। उस समय भी आज जो कह रहे हैं कि हम 31 मार्च 2026 तक पूरा नक्सल मुक्त भारत कर देंगे, उस समय भी वही चला था। तो फिर नक्सलाइट खत्म क्यों नहीं हुआ उस समय? उस समय भी 90,000 के आसपास आदिवासी मारे गए, आज भी लगभग 1000 के आसपास मारे गए। 1000 के आसपास मारे गए तो जेलों में कितने होंगे? प्रताड़ित परेशान या कहें कि इसका दुष्परिणाम कितने परिवारों पे पड़ा? एक व्यक्ति मरा होगा, उसके पूरे परिवार पे दुष्परिणाम पड़ा, पूरा परिवार तो बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज पे मुझे जहां तक लगता है कि जल जंगल जमीन को हड़पने के षड्यंत्र, और ऊपर मीडिया में या ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर ये मैसेज पहुंचा जाता है कि वो गलत है, मतलब उसको पूर्ण रूप से गलत शो करके पेश किया जाता है।